दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा रेस्टोरेशन एज। इससे पहले मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं, उसके अंदर डिटेल से मैं बता चुका हूं कि रेस्टोरेशन एज क्या थी और इसके अंदर क्या क्या हुआ था, कौन से राइटर्स थे, सारी चीजें मैं कवर कर चुका हूं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे वादा करता हूं कि कोई भी चीज रिपीट नहीं होगी। चलिए मैं आपको बताता हूं कि रेस्टोरेशन एज कहां से शुरू होती है। देखिए इंग्लैंड में सिविल वॉर्स जब हुए थे ना, कहा जाता है कि 1642 से 1651 तक इंग्लैंड में सिविल वॉर चले थे। लगभग 10-11 सालों का पीरियड था, उसके अंदर सिविल वॉर्स हुए थे, जिसको ग्रेट रिबेलियन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ग्रेट रिबेलियन। और ये लड़ाई किनके बीच में हुई थी? पार्लियामेंट के बीच में हुई थी। और जो रॉयलिस्ट जो थे, जो चार्ल्स फर्स्ट चार्ल्स सेकंड को सपोर्ट करते थे, जो इंग्लैंड के राजा थे ना, चार्ल्स फर्स्ट चार्ल्स सेकंड, उनको सपोर्ट करने वाले, और दूसरे पार्लियामेंटेरियंस, जो पार्लियामेंट में प्यूरिटन्स जिनको कहा जाता है, इन दोनों के बीच में ये लड़ाई हुई। अब इन प्यूरिटन्स के लिए एक बहुत ही फेमस टर्म यूज की जाती है, राउंड हेड्स। आपसे पूछा जा सकता है कि इनको राउंड हेड्स क्यों कहा जाता है। जहां तक मैंने पढ़ा है दोस्तों, ये अपने बालों को इस तरह से कटवाते थे, उसी के कारण इनके बालों की कटिंग को देखते हुए इनको कहा जाता था राउंड हेड्स। ठीक है, अब ये बात एक तरफ हो गई। 1649 में इंग्लैंड का राजा जो था वो था चार्ल्स फर्स्ट, तो उसको एग्जीक्यूट कर दिया था, मतलब बिहेड कर दिया था, उसकी गर्दन काट दी थी, उसकी बॉडी से अलग कर दी थी। फिर उसका बेटा जो था चार्ल्स सेकंड, वो 1651 में फ्रांस भाग गया, या उसको फ्रांस भगा दिया गया। और 1651 से 1660 तक इंग्लैंड में किसका राज था? प्यूरिटन्स का। ये प्यूरिटन एज कहलाती है दोस्तों, 1651 से 1660 तक। अब 1651 से लेकर 1660 तक ब्रिटेन बन गया कॉमनवेल्थ। क्या बन गया? कॉमनवेल्थ। और उस वक्त एक बहुत ही बड़ा नेता निकलकर सामने आता है, जिसका नाम था ओलिवर क्रॉमवेल। दोस्तों मिल्टन ने भी क्रॉमवेल को मेंशन किया, और बहुत सारे उस टाइम के राइटर्स ने क्रॉमवेल को मेंशन किया है अपने वर्क्स के अंदर। ओलिवर क्रॉमवेल बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, आपको नोट कर लेना चाहिए। तो 1651 से लेकर 1658 तक ये इंग्लैंड में राज कर रहा था। 1658 में इसकी डेथ हो जाती है, और जब तक इसने राज किया, ये धीरे धीरे होता होता तानाशाह बन गया। फिर जब इसकी डेथ होती है तो इसका बेटा बनता है राजा। तो जब इसका बेटा राजा बनता है ओलिवर क्रॉमवेल का, वो इतना लायक नहीं था, रिचर्ड नाम था उसका। वो जब राजा बना तो उसको गद्दी से उतार कर फिर से बुलवाया गया चार्ल्स सेकंड को। चार्ल्स सेकंड जो फ्रांस भाग गया था, उसको वापस बुलवाया गया। अब 1660 में चार्ल्स सेकंड वापस आता है, वापस आकर गद्दी पर बैठता है, तो इस एज को हम रेस्टोरेशन एज मानते हैं। 1660 में मोनार्की रिस्टोर हुई थी। यहां पर, कहां पर? इंग्लैंड के अंदर। जो स्टुअर्ट डायनेस्टी अब तक राज कर रही थी इंग्लैंड पर, वो फिर से आकर रिस्टोर हुई। जो बीच में छोटे से पीरियड के लिए ये हट गए थे गद्दी से, वापस आकर वापस ये मोनार्क बन गए। चार्ल्स सेकंड जब मोनार्क बना, तो उस वक्त थिएटर के लिए बड़ा अच्छा पीरियड शुरू हो गया। मतलब थिएटर वालों के लिए, जो अभी तक प्यूरिटन एज में क्या हाल हुआ था थिएटर्स का, मैं आपको बताता हूं। प्यूरिटन्स ने थिएटर्स की बहुत बुरी हालत कर दी थी दोस्तों। यहां तक कि जो थिएटर्स जो होते थे ना, उनके अंदर जो इंटीरियर था उसको डिसमेंटल कर दिया, और थिएटर परफॉर्म करने वालों को बहुत बुरी नजरों से देखा जाता था। थिएटर्स पर एक तरह से बैन लगा दिया। थिएटर्स की नहीं, एक्टर्स की भी बड़ी बुरी हालत थी। जो एक्टिंग वगैरह करते थे प्राइवेटली छुप छुप कर, उनकी भी बड़ी बुरी हालत थी। उनको ऐसे काम धंधे वाला तो समझते ही नहीं थे, ऐसे समझते थे कि ये भांड है, घूमता रहता है, ऐसे एक्टिंग करता रहता है। एक फेमस थिएटर था दोस्तों, ग्लोब थिएटर, आपने नाम सुना होगा। शेक्सपियर से डायरेक्टली कनेक्शन था इस थिएटर का, उसको भी क्लोज कर दिया गया था, उसको भी बंद कर दिया गया था। और कमाल की बात पता है क्या थी? ऐसा नहीं था कि थिएटर्स बंद हो गए थे, ऑफिशियली तो थिएटर्स बंद हो गए थे, लेकिन प्राइवेटली कहीं ना कहीं थिएटर्स चल रहे थे। ऐसे परफॉर्मर्स थे, ऐसे आर्टिस्ट थे, जो अपने घरों के अंदर थिएटर बनाकर छोटे मोटे प्लेस बना करके परफॉर्म करवाते थे। भाई रोजी रोटी तो चलानी थी, अपना धंधा तो चलाना था, वो थोड़ी रोक सकते थे, तो चल रही थी चीजें। फिर साल 1660 एक ऐसा वक्त आया थिएटर वालों के लिए, जब थिएटर वालों की चांदी हो गई, जब रेस्टोरेशन एज आई, यानी चार्ल्स सेकंड वापस आकर गद्दी पर बैठा। वो फ्रांस में काफी सारा आर्ट देखकर आया था, खास करके थिएटर देखकर आया था। वो चाहता था कि इंग्लैंड में भी वो सारी चीजें आए जो फ्रांस के लिटरेचर के अंदर है। तो इसने आकर जब मोनार्की रिस्टोर की, तो सबसे पहले सुधार किए थिएटर में, थिएटर को वापस से रीओपन करवाया, और उसके अंदर नई नई चीजें शामिल की। अब क्या नई चीजें थी मैं आपको बताता हूं। लेकिन अभी तक थिएटर्स में पुराने राइटर्स जो थे, प्यूरिटन एज से पहले के 1-2 राइटर्स थे, उनको खींचा जा रहा था, मतलब खींच खींच के ड्रामा चल रहा था। तो इन्होंने रेस्टोरेशन एज में एक चीज पकड़ी दोस्तों, हेरोइक ट्रेजेडी। नाम नोट कर लेना, हेरोइक ट्रेजेडी। अब हेरोइक ट्रेजेडी किस टाइप की फॉर्म होती है? इसके अंदर हीरो कभी हारता नहीं है, तभी इसका नाम हेरोइक ट्रेजेडी है। इसके अंदर हीरो कभी हारता नहीं है। मैं एग्जांपल देकर समझाता हूं। किंग लियर का एग्जांपल लेते हैं, शेक्सपियर का। शेक्सपियर ने क्या किया? एक राजा है जिसकी 3 बेटियां हैं, 2 बेटियों ने उसको धोखा दिया, तीसरी बेटी ने उसको संभाला, तीसरी बेटी एंड में जाकर मर जाती है ट्रेजेडी के अंदर, और किंग लियर का राजपाट उससे छिन जाता है। एंड में वो रोता रहता है। ये एक ट्रेजेडी है। जैसे रोमियो जूलियट है, उसके अंदर रोमियो और जूलियट मर गए, तो ट्रेजिक एंडिंग हो गई। ये शेक्सपियर की एंडिंग है।
लेकिन रेस्टोरेशन वाले अगर इसी ट्रेजेडी को लिखते तो कैसे लिखते? वो ऐसा लिखते कि किंग लियर एंड में अपना राज वापस पा लेता है, उसकी बेटी कॉर्डेलिया मरती नहीं है, क्योंकि हीरो इसके अंदर सुपर ह्यूमन क्वालिटी वाला होता है, उसको सुपर ह्यूमन पावर्स दी जाती है, उसके पास सुपर ह्यूमन पावर्स होती है, वो कभी हारता नहीं है। रोमियो जूलियट की भी हैप्पी एंडिंग करेंगे। तो इस टाइप से हीरोइक ट्रेजेडी को इन्होंने अपनाया कि इसके अंदर मेन कैरेक्टर के पास में, प्रोटैगनिस्ट के पास में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज होती है। ठीक है, अब बेसिकली शेक्सपियर के टाइम पर नॉर्मल कॉस्ट्यूम्स चलती थी, नॉर्मल थिएटर चलते थे, इवन लड़कियों के रोल भी लड़के कर लेते थे। आपको पता है शेक्सपियर के टाइम पे जो ड्रामा परफॉर्म होते थे उसके अंदर लड़कियों के रोल भी लड़के कर लेते थे। लड़कियों को इतनी आजादी नहीं थी कि वो आकर थिएटर में रोल कर सके। लेकिन रेस्टोरेशन एज के अंदर बड़े बड़े ढोल, ट्रम्पेट, नगाड़े और बड़ी भड़काऊ सी कॉस्ट्यूम्स, क्रीपी माहौल बनाने के लिए पीछे से हु की आवाजें निकालते थे और फायरवर्क्स होता था अलग अलग टाइप का। एक तरीके से थिएटर बिल्कुल बदल चुका था, बिल्कुल भड़काऊ टाइप का हो गया था। अब से पहले जो प्लॉट पर फोकस किया जाता था, अब दिखावे पर ज्यादा फोकस किया जाने लगा। और दोस्तों एक फॉर्म पर ज्यादा जोर दिया गया इस एज के अंदर। वो फॉर्म क्या थी? कॉमेडी ऑफ मैनर्स। और सेक्स और वल्गैरिटी पे इतना खुले रूप से अब से पहले कभी बात नहीं की जाती थी जितना इस एज के अंदर की गई। मतलब इस टाइम पर द कंट्री वाइफ नाम का एक ड्रामा है जो अब तक मैंने चैनल पर डिस्कस नहीं किया, लेकिन दोस्तों ये ड्रामा अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उस टाइम पर थिएटर कैसा लिखा जाता था। और इस एज के सबसे प्रोमिनेंट राइटर जो थे वो थे जॉन ड्राइडन। जैसे मोनार्की में चार्ल्स सेकंड राजा बन के बैठा था, उसी तरीके से लिटरेचर में अगर कोई राजा हम बोल सकते हैं तो वो थे जॉन ड्राइडन। उन्होंने इस एज को डोमिनेट किया, इस वजह से इसको एज ऑफ ड्राइडन भी बोला जाता है। ठीक है, और सबसे बड़ा काम क्या हुआ था दोस्तों? वुमेन राइटर्स की एंट्री। एफ्रा बैन का नाम आपने सुना होगा। एफ्रा बैन इस टाइम पर फर्स्ट इंग्लिश लिटरेचर में फर्स्ट ऑफिशियल प्ले राइट थी। फर्स्ट वुमेन ऑफिशियल प्ले राइट थी एफ्रा बैन। इनके अलावा कैथरीन ट्रॉटर और मैरी पिक्स, ये भी वुमेन राइटर्स थी। एफ्रा बैन ने तो कहा जाता है कि चार्ल्स सेकंड के लिए स्पाई बनकर भी काम किया था। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो से काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी आज की इस वीडियो में।